गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज हम हाइड्रोफाइट्स के बारे में ही बात करेंगे। पूर्व में हाइड्रोफाइट्स पार्ट 1 में हम अडेप्टेशंस के बारे में, हाइड्रोफाइट्स के बारे में और इनके मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो लेट अस स्टार्ट हाइड्रोफाइट्स पार्ट 2। तो आइए थोड़ी सी चर्चा पूर्व में हम जो पढ़ चुके हैं उसके बारे में। हमने पढ़ा अडेप्टेशंस के बारे में। अडेप्टेशंस या अनुकूलन ऐसा कोई भी फीचर जो किसी जीव को उसके आवास में रहने योग्य बनाता है वो अडेप्टेशन कहलाता है। तो एनी फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच अलाउज इट टू फेस द एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशन इज नोन एज अडेप्टेशन। तो ये अडेप्टेशन इन्हीं के बेसिस पर हम देखते हैं कि अर्थ पे डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन डिफरेंट टाइप के रीजन्स में पाई जाती है। तो प्लांट ग्रुप्स बेस्ड ऑन अडेप्टेशंस, इसमें हमने अनुकूलन के आधार पर प्लांट्स को 3 मेजर कैटेगरीज में बांटा। ये हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स या जीरोफाइट्स हो सकते हैं। हाइड्रोफाइट्स जो जल में पाए जाते हैं, मीजोफाइट्स जिनके लिए सफिशिएंट मॉइस्चर अवेलेबल रहती है, और जीरोफाइट्स जो स्कार्स कंडीशंस ऑफ वाटर, जहां पानी की अत्यधिक कमी होती है, ऐसे स्थानों पर ग्रो करते हैं। देन हाइड्रोफाइट्स जो जल में या जल के आसपास पाए जाते हैं, मार्शी हैबिटेट्स में होते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स को प्रभावित करने वाले कारक जैसे ये हो सकते हैं टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, टॉक्सिसिटी, डिसॉल्व्ड O2, न्यूट्रिएंट्स एटसेट्रा। ये सब हाइड्रोफाइट्स की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट्स को मोटे तौर पर हम 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स यानी कि तैरने वाले हाइड्रोफाइट्स, दूसरा सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स जल में डूबे हुए या जल निमग्न जलोद्भिद, और तीसरी कैटेगरी जिसे एम्फीबियस या एमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। उभयचारी होते हैं जो जल, जिनके प्लांट्स के आधे पार्ट्स जल में पाए जाते हैं, आधे बाहर निकले रहते हैं, या फिर ये मार्शी हैबिटेट में पाए जाते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार हम इन्हें आगे फिर 5 कैटेगरीज में भी बांट सकते हैं। तो दोनों ही क्लासिफिकेशन सही हैं, चाहे हम इसे 3 में बांटें या फिर हम इसे 5 में बांटें। 5 इस कारण से हो सकते हैं क्योंकि हम फ्लोटिंग और सबमर्ज्ड को फिर से आगे बांट देते हैं। फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स को हम आगे फिर से 2 टाइप में बांट देते हैं। एक तो फ्री फ्लोटिंग, ऐसे हाइड्रोफाइट्स जो जल की सतह पर फ्रीली फ्लोट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, तो इन्हें फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स या मुक्त प्लावी हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। दूसरा इसी की टाइप है रूटेड हाइड्रोफाइट्स विद फ्लोटिंग लीव्स। ये प्लांट्स फ्लोटिंग लीव्स होती हैं इनमें, लेकिन इनकी जड़ें हैं वो कीचड़ में धंसी रहती हैं, तो सिर्फ लीव्स फ्लोटिंग है, बाकी भाग इनका फिक्स होता है। तो हम फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स को 2 भागों में बांट सकते हैं, फ्री फ्लोटिंग और रूटेड फ्लोटिंग लीव्स वाले हाइड्रोफाइट्स। दूसरी कैटेगरी सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स को भी हम फिर से 2 टाइप से बांट सकते हैं। ये जल में डूबे हुए होते हैं, तो एक तो वो हाइड्रोफाइट्स जो जल में डूबे हुए ही फ्रीली एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, तो हम इन्हें सबमर्ज्ड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। दूसरे ऐसे जल निमग्न हाइड्रोफाइट्स जिनकी जड़ें कीचड़ में धंसी रहती हैं, इन्हें हम रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। और 5वीं कैटेगरी जो है वो एमर्जेंट या फिर एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स की है, जिसमें इस तरह के हाइड्रोफाइट्स आते हैं जो कि मार्शी हैबिटेट में पाए जाते हैं। देन हमने पढ़ा मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस इन हाइड्रोफाइट्स, यानी हाइड्रोफाइट्स में किस तरह के आकारिकीय अनुकूलन पाए जाते हैं जिसके कारण वो ऐसी हैबिटेट जहाँ पर बहुत अधिक पानी होता है वहाँ सरवाइव कर पाते हैं। तो अपने आप में ये कुछ ऐसे फीचर्स डेवलप कर लेते हैं जिसके बेसिस पर ये पानी में रह पाते हैं। तो ये मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस में हमने देखा कि रूट, स्टेम, पिटियोल आदि में अडेप्टेशंस मिलते हैं। रूट्स या तो कंप्लीटली एब्सेंट होती हैं जैसे कि वोल्फिया में, या फिर ये बहुत कम विकसित होती हैं। रूट हेयर्स भी यहाँ पर एब्सेंट होते हैं जैसे कि लेमना में। रूट कैप्स जो हैं वो भी जनरली एब्सेंट होती हैं। इकोर्निया में ये रूट कैप्स रूट पॉकेट्स बना लेती हैं। तो इकोर्निया में हम देखते हैं कि जो रूट्स के अंतिम सिरे हैं वहां पर फूली हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम रूट पॉकेट्स कहते हैं। रूट्स जनरली फाइब्रस होती हैं
एडवेंटिशियस अनब्रांच्ड या स्पार्सली ब्रांच्ड जो रूट्स हैं वो इनमें पाई जाती हैं। जो तना होता है उसके अंदर हम देखते हैं कि जो हाइड्रोफाइट्स सबमर्ज्ड हैं या फ्लोटिंग हैं, तो इनमें तने में भी हमें अडेप्टेशंस देखने को मिलती हैं। जनरली तना लंबा, दुर्बल, पीला इस तरह का पाया जाता है। कुछ में ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। ये कुछ के अंदर ये राइजोम के अंदर रूपांतरित हो जाता है, जैसे कि निम्फिया निलंबो में हम देख चुके हैं। इसी तरह से इकोडिया में जो स्टेम होता है वो स्पंजी होता है, जो इसको फ्लोटिंग करने में मदद करता है। लीव्स के अंदर भी हम कई तरह की एडेप्टेशंस देख चुके हैं। लीव्स जो सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं वहां पर ये लॉन्ग एंड लीनियर होती हैं, या फिर जैसे सिरेटोफिलम में ये कटी फटी हो सकती हैं। ऐसे फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स जिनमें पत्तियां जल की सतह पर तैरती हैं, वहां पर ये एंटायर होती हैं। काफी बड़ी बड़ी पत्तियां हम निम्फिया में, विक्टोरिया अमेज़निका, विक्टोरिया रीजिया इनमें देख चुके हैं। तो इनमें जो पत्तियां होती हैं वो फ्लैट होती हैं, एंटायर होती हैं, और इनमें वैक्स की कोटिंग मिलती है, तो जो इन पत्तियों को जल में गलने नहीं देती, उसको गलने से बचाने का काम करती हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर हिट्रोफिली पाई जाती है। दो तरह की पत्तियां हमें देखने को मिलती हैं एक ही प्लांट में। जो भाग जल में डूबा हुआ रहता है वहां पर पत्तियां लीनियर या कटी फटी हो सकती हैं, और जो भाग एमर्जेंट होता है वहां पर पत्तियां चौड़ी और एंटायर लीव्स हमें देखने को मिलती हैं। तो रेननकुलस एंड सेजिटेरिया इनमें इस तरह की पत्तियां पाई जाती हैं, वो हिट्रोफिली शो करते हैं। और पूरा प्लांट जो है वो म्यूसिलेज से कवर्ड रहता है। यहाँ पर फ्लावर्स और सीड्स हैं वो भी कम मात्रा में बनते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव मेथड से ही होता है। ऑफसेट्स बन सकते हैं, जैसे कि हमने पिस्टिया में, इकोनिया में देखे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कॉमन मेथड है इनमें जनन का। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम इसमें आगे जानकारी हासिल करेंगे एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स हम देखते हैं कि हाइड्रोफाइट्स में बहुत बड़े बड़े लार्ज एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं, जिन्हें एरनकाइमा कहा जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि जल में पाए जाते हैं तो इसलिए इनमें बड़े बड़े एयर स्पेसेस होते हैं, जिन्हें एरनकाइमा कहा जाता है। मैकेनिकल टिश्यूज स्क्लेरेनकाइमा इनमें या तो एब्सेंट होते हैं या फिर पुअरली डेवलप्ड होते हैं। इसी तरह से वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम भी यहाँ पर पुअरली डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि पानी में पाए जाते हैं। वाटर इज नॉट ए लिमिटेड फैक्टर इन हाइड्रोफाइट्स, तो इसलिए इनको अत्यधिक जल की जो अब्जॉर्प्शन करने के लिए बहुत बड़े तंत्र की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वेस्कुलर टिश्यूज इनमें बहुत कम विकसित पाए जाते हैं। क्यूटिकल इज एब्सेंट, तो क्यूटिकल भी जो एपिडर्मिस के बाहर की लेयर है वो भी इनमें नहीं होती। और जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स हैं, जल में डूबे हुए हैं, उनके अंदर स्टोमेटा भी नहीं पाए जाते। तो ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो हाइड्रोफाइट्स में पाए जाते हैं। अब इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। हम एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस को इन 4 पॉइंट्स में बांट सकते हैं। रिडक्शन इन प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर्स, जैसे कि एपिडर्मिस के बाहर की तरफ क्यूटिकल का एब्सेंट होना, एपिडर्मिस भी बहुत पतली सेल से बना होना। इंक्रीज इन द एरेशन, तो एरनकाइमा या बड़े बड़े लार्ज एयर स्पेसेस का पाया जाना। रिडक्शन ऑफ मैकेनिकल टिश्यूज, जैसे स्क्लेरेनकाइमा आदि का कम होना, उनमें भी कमी पाई जाती है। रिडक्शन इन वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम भी यहाँ पर बहुत अधिक डेवलप नहीं होते। तो पहला पॉइंट है रिडक्शन इन प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर्स। तो इनमें प्रोटेक्टिंग जो स्ट्रक्चर्स है उनमें कमी किस तरह से देखी जा सकती है। क्यूटिकल एब्सेंट होती है। जो सबमर्ज्ड पार्ट्स हैं, जो जल में डूबे हुए हैं, उनके बाहर क्यूटिकल नहीं पाई जाती। इन एरियल पार्ट्स में प्रेजेंट एज थिन लेयर, जो एरियल भाग हैं, ये तो सबमर्ज्ड डूबे हुए पार्ट्स की बात थी। तो जो भाग बाहर वायवीय होते हैं, उनके अंदर ये क्यूटिकल पतली परत के रूप में हो सकती है। एपिडर्मिस इज नॉट प्रोटेक्टिंग लेयर, यहाँ पर एपिडर्मिस प्रोटेक्टिंग लेयर की बजाय वाटर, मिनरल्स, गैसेस को एब्जॉर्ब करने का काम करती है।
इसी तरह से इस एपिडर्मल सेल्स जो हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, पाया जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करता है। यहाँ पर हाइपोडर्मिस बहुत कम विकसित होती है और इसमें भी पतली भित्ति वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो हम देखते हैं कि प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर जैसे कि क्यूटिकल, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, इनके अंदर रिडक्शन पाया जाता है। क्यूटिकल एब्सेंट हो सकती है, यदि प्रेजेंट है तो थिन लेयर बनाती है। एपिडर्मिस यहाँ पर अपना प्रोटेक्टिंग लेयर के रूप में काम ना करके वाटर, मिनरल्स और गैसेस को एब्जॉर्ब करती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस का काम भी करती है। हाइपोडर्मिस यहाँ पर पुअरली डेवलप्ड होती है। तो प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर में रिडक्शन पाया जाता है। हम ये निम्फिया की रूट के एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि यहाँ पर इस रूट में बाहर सिर्फ एपिडर्मिस एक पतली परत के रूप में दिखाई दे रही है। क्यूटिकल यहाँ पर एब्सेंट है और इसके अंदर जो स्क्लेरेन्काइमा है वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। जाइलम फ्लोएम ये भी काफी कम मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द एरेशन। तो स्टोमेटा कंप्लीटली एब्सेंट इन सबमर्ज्ड पार्ट, जो डूबे हुए भाग हैं उनमें स्टोमेटा भी नहीं पाए जाते। डूबे हुए पार्ट्स हैं उनके अंदर क्यूटिकल भी नहीं होती, उनमें स्टोमेटा भी नहीं पाए जाते। तो सबमर्ज्ड प्लांट्स की जो लीव्स हैं उनमें स्टोमेटा नहीं होते। कई बार वेस्टिजियल स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। गैसियस, तो फिर अब स्टोमेटा नहीं है तो इनमें गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है? तो ये गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स के सेल्स के थ्रू ही होता है। जो सभी पार्ट्स हैं उनमें सेल वॉल्स के थ्रू ये गैस का एक्सचेंज करते हैं। इन फ्लोटिंग लीव्स स्टोमेटा कन्फाइंड टू अपर एपिडर्मिस। जो तैरने वाली पत्तियां हैं उनके अंदर स्टोमेटा केवल ऊपरी एपिडर्मिस में ही पाए जाते हैं। तो फ्लोट कर रही है, निचला भाग तो वाटर के सरफेस पे है, तो इसलिए ऊपरी भाग में ही स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। एरनकाइमा वेल डेवलप्ड इन सबमर्ज्ड प्लांट्स। जो डूबे हुए भाग हैं या प्लांट्स हैं, जल निमग्न पादप हैं, उनके अंदर ये एरनकाइमा अत्यधिक डेवलप्ड होते हैं। एयर चैम्बर्स फिल्ड विद रेस्पिरेटरी गैसेस एंड मॉइस्चर। ये जो एयर चैम्बर्स होते हैं उनके अंदर रेस्पिरेटरी गैसेस और नमी पाई जाती है। तो इस तरह से ये सभी कैरेक्टर्स एरेशन को बढ़ावा देने का काम करते हैं। तो ये पोटेमोजिटोन लीफ की स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है। इसके अंदर ये यहाँ पर वेस्कुलर बंडल है, ये एरनकाइमा है। बहुत सिंपल सी स्ट्रक्चर इसकी पोटेमोजिटोन में दिखाई देती है। थर्ड है रिडक्शन ऑफ सपोर्टिंग और मैकेनिकल टिश्यूज, यानी मैकेनिकल टिश्यूज में कमी होना। तो मैकेनिकल टिश्यूज आर एब्सेंट, या तो एब्सेंट ही होते हैं कंप्लीटली, जैसे कि स्क्लेरेन्काइमा आदि यहाँ नहीं पाए जाते, या फिर ये पुअरली डेवलप्ड होते हैं। थिक वॉल्ड स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स आर टोटली एब्सेंट इन फ्लोटिंग एंड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। जो तैरने वाले या फिर जल निमग्न हाइड्रोफाइट्स हैं उनके अंदर मोटी भित्ति वाले स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स टोटली एब्सेंट होती हैं, क्योंकि फ्लोटिंग और सबमर्ज, ये डूबे हुए भाग हैं या जो जल में तैर रहे हैं, तो इनमें जो मैकेनिकल टिश्यूज हैं जैसे कि स्क्लेरेन्काइमा, ये नहीं पाए जाते हैं। तो इनको जो एमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स हैं उनको इसकी आवश्यकता होती है। तो इसलिए जो टाइफा जैसे एमर्जेंट हाइड्रोफाइट है उनके अंदर इस तरह की सेल्स मिलती हैं, लेकिन फ्लोटिंग एंड सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स में इनकी कमी होती है। स्टार शेप्ड एस्ट्रोस्क्लेरिड्स आर प्रेजेंट इन सम प्लांट्स व्हिच गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब ये स्क्लेरेन्काइमा तो नहीं है, लेकिन ये जो एस्ट्रोस्क्लेरिड्स हैं ये इनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करने का काम करते हैं, जैसे कि निम्फिया की लीफ में हम इस तरह की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इकोनिया में भी पाई जाती हैं, ये जो हमें दिखाई दे रही हैं, तो ये स्क्लेरिड्स हैं और ये यहाँ पर एरनकाइमा है और ये एपिडर्मिस के अंदर बीच में हमें स्टोमेटा दिखाई दे रहे हैं। ये है निम्फिया लीफ टीएस, जिसमें ये स्टार शेप्ड हमें एस्ट्रोस्क्लेरिड्स दिखाई दे रहे हैं। ये एस्ट्रोस्क्लेरिड जो हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करने का काम करते हैं। तो इस निम्फिया की लीफ में हम देख सकते हैं कि बड़े बड़े एयर स्पेसेस हमें दिखाई दे रहे हैं और ये वेस्कुलर बंडल है, बंडल शीथ से घिरा हुआ है। तो बहुत कम इसमें जाइलम फ्लोएम जो है वो विकसित होते हैं। इसके अलावा ये पैलिसेड और स्पंजी पेरेन्काइमा में मीजोफिल इसकी डिवाइड रहती है।
तो ये एस्ट्रोस्क्लेड्स का पाया जाना, एरनकाइमा का पाया जाना, ये निम्फिया लीफ की विशेषता है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज, यानी जाइलम और फ्लोएम भी यहाँ पर कम डेवलप होते हैं। तो कंडक्टिंग टिश्यूज पुअरली डेवलप्ड, ये संवहन उत्तक हैं, कम विकसित होते हैं क्योंकि जल में पाए जाते हैं, वाटर यहाँ लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, इनको इजीली अवेलेबल हो रहा है, तो इसलिए जाइलम और फ्लोएम के बहुत अधिक विकसित होने की आवश्यकता इनको नहीं पड़ती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टेक्स प्लेस थ्रू सेल सरफेस, पूरी जो प्लांट बॉडी है वो सेल सरफेस के माध्यम से वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कर सकती है। जाइलम इज हाईली रिड्यूस्ड रिप्रेजेंटेड बाय फ्यू ट्रैकिड्स ओनली, जाइलम बहुत कम विकसित होता है और इसमें कई बार ये कुछ ट्रैकिड से ही बना होता है। फ्लोएम टिश्यू इज ऑल्सो पुअरली डेवलप्ड, जाइलम की तरह फ्लोएम भी बहुत कम विकसित होता है और यहाँ पर इस फ्लोएम में जो सीव ट्यूब्स हैं वो मीजोफाइट्स की तुलना में छोटी साइज की पाई जाती हैं। वेस्कुलर बंडल्स आर जनरली एग्रीगेटेड टुवार्ड्स द सेंटर, जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो हम इनके स्ट्रक्चर में देखते हैं कि सेंटर में ही एग्रीगेट रहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इन थिकनेस इज एब्सेंट इन एक्वेटिक स्टेम एंड रूट्स, जो द्वितीयक वृद्धि है मूल और तने में, वो इन एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर बहुत अधिक मोटाई वाली एक्वेटिक ग्रोथ नहीं पाई जाती। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि वेस्कुलर टिश्यूज भी यहाँ पर बहुत ही कम विकसित होते हैं। तो ये हाइड्रोफाइट टीएस ऑफ स्टेम हमें जिसमें दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे एरनकाइमा यहाँ पर पाए जा रहे हैं और ये जो जाइलम और फ्लोएम है या वेस्कुलर टिश्यूज हैं ये बहुत कम डेवलप होते हैं। तो हाइड्रिला स्टेम का ये टीएस है जिसमें एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल नहीं पाई जा रही है। हाइपोडर्मिस भी कुछ पतली भित्ति वाली सेल से बनी होती है। बड़े बड़े एयर चैम्बर्स इनमें पाए जाते हैं या एरनकाइमा से बना हुआ कोर्टेक्स इनमें पाया जाता है और ये कहलाती है एंडोडर्मिस और फिर पेरिसाइकल। जाइलम यहाँ पर एक कैविटी बना रहा है, खोखला पाया जा रहा है। अत्यधिक पानी की इनको आवश्यकता नहीं होती, जल में ही पाए जाते हैं, तो जाइलम टिश्यूज बहुत कम डेवलप्ड होते हैं और ये फ्लोएम सीव ट्यूब्स एंड पेरेन्काइमा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जाइलम के बाहर की तरफ, तो ये भी इनमें कम डेवलप्ड होते हैं। अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस की। तो सबसे पहले तो इन हाइड्रोफाइट्स में लो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन पाई जाती है, जो इनका सेल सैप होता है उसकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन काफी कम होती है। The osmotic concentration is equal or slightly higher to that of surrounding water. बाहर का जो पानी है जिसमें ये पाए जा रहे हैं वो उसकी osmotic concentration के ये बराबर या कुछ higher हो सकती है। This prevents the unnecessary entry of water into the cells. ऐसा करने से इनमें बाहर से unnecessary पानी की एंट्री नहीं होती। वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द एंटायर प्लांट सरफेस, हम पढ़ चुके हैं कि इनके अंदर पूरी प्लांट की जो सरफेस है वो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। इसी तरह से गैसियस एक्सचेंज भी इनमें पूरी प्लांट सरफेस से ही होता है। बोथ स्टेम एंड लीव्स कैन डू फोटोसिंथेसिस, स्टेम भी ग्रीन कलर के होते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं और लीव्स का तो ये कार्य ही है। तो दोनों स्टेम और लीव्स फोटोसिंथेसिस का काम कर सकते हैं। Oxygen produced by photosynthesis is retained in the air cavities. This oxygen is utilized when required. जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बनती है वो एयर कैविटीज में संग्रहित हो जाती है और जब इसकी आवश्यकता होती है उस समय इसको प्रयुक्त किया जाता है। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोफाइट्स को रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है एयर की। इनमें जो फ्लोटिंग और जो एमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स हैं वो तो एयर के कांटेक्ट में रहते हैं, लेकिन जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स हैं उनको अपनी जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए पानी में जो डिसॉल्व्ड गैसेस हैं उनको ही प्राप्त करना जरूरी होता है। तो इसके लिए इन प्लांट्स के अंदर एरनकाइमा पाए जाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दौरान जो गैसें बाहर निकलती हैं वो इन एयर चैम्बर्स में जमा हो जाती हैं, जिनको आगे चल करके फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग में लाया जा सकता है।
ट्रांसपिरेशन एब्सेंट इन सबमर्ज्ड प्लांट्स, जो डूबे हुए या जल निमग्न हाइड्रोफाइट्स हैं उनमें ट्रांसपिरेशन भी नहीं पाया जाता है। एमर्जेंट प्लांट्स एंड फ्लोटिंग प्लांट्स हैव एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन, जो तैरने वाले हैं या फिर बाहर उभयचारी प्लांट्स हैं, हाइड्रोफाइट्स हैं, उनमें ट्रांसपिरेशन काफी मात्रा में पाया जाता है। म्यूसिलेज सेल्स प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ म्यूसिलेज, जो इनमें म्यूसिलेज सेल्स होती हैं वो काफी मात्रा में म्यूसिलेज का सिक्रेशन करती हैं। इट प्रिवेंट्स डिके ऑफ प्लांट्स इन द वाटर, क्योंकि ये हाइड्रोफाइट हैं, जल में पाए जाते हैं, तो जल में रहने से इनकी पत्तियां गल सकती हैं। उसको बचाने के लिए इनमें उपस्थित म्यूसिलेज सेल्स काफी मात्रा में म्यूसिलेज का सिक्रेशन करती हैं, जो इन्हें डिके होने से बचाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो अधिकतर हाइड्रोफाइट्स हैं उनमें कायिक जनन ही एक कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन के लिए। इसी तरह से पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स इन हाइड्रोफाइट्स आर फैसिलिटेटेड बाय वाटर, तो अधिकतर हाइड्रोफाइट्स में जो परागण की क्रिया है, जैसे कि वेलिस्नेरिया में एक कॉमन एग्जांपल इसका है, जल परागण पाया जाता है। और इसी तरह से जो फ्रूट्स का, सीड्स का डिस्पर्सल है, तो ये वाटर के द्वारा संपन्न होता है। तो इस तरह के फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस इन हाइड्रोफाइट्स में पाए जाते हैं। और अब हम देखते हैं इन तीन जो मेजर हाइड्रोफाइट्स के ग्रुप हम बांटते हैं, जल निमग्न, फ्लोटिंग और एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स, तो इनके डिस्टिंक्टिव फीचर्स कौन कौन से होते हैं, इन्हें हम एक कंपैरेटिव जो यहाँ पर तैयार किया गया है उसके थ्रू समझ सकते हैं। तो पहले हम इसमें रखते हैं सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स को, दूसरे कॉलम में फ्लोटिंग एंड थर्ड एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स। तो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स में पूरी प्लांट सरफेस जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है पानी के, क्योंकि डूबे हुए हैं तो पूरी प्लांट जो है, पूरा का पूरा प्लांट ही पानी के संपर्क में रहता है। जो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स हैं इनका कुछ भाग तो बाहर एयर के कांटेक्ट में रहता है, कुछ पानी के कांटेक्ट में पाया जाता है। एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स, यहाँ भी सम पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी ग्रो इन वाटर व्हाइल सम अदर्स अबव द सरफेस ऑफ वाटर और इवन द लैंड, तो ये उभयचारी होते हैं, तो कुछ तो लैंड पे ही पाए जाते हैं और कुछ जो प्लांट्स हैं उनका कुछ आधा भाग पानी में, तो आधा पार्ट जो है वो पानी की सरफेस से अबव पाया जाता है। लीव्स टेक CO2 एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, ये जल निमग्न हैं, तो ये जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये पानी से ही प्राप्त करते हैं, जो कि जल में घुली रहती हैं गैसेस। Floating hydrophytes, these plants take CO2 and oxygen partly from air and partly from water. तो ये फ्लोट करते हैं पानी की सरफेस पे, तो ये CO2 और ऑक्सीजन का कुछ भाग तो जल से ले लेते हैं और कुछ भाग एटमॉस्फेयर से प्राप्त करते हैं। Amphibious hydrophytes, generally the leaves absorb CO2 and oxygen from the air. ये emergent होते हैं, तो ये एयर से CO2 और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, because they were well exposed and the exchange of gases can take place very easily through stomata. तो इनमें स्टोमेटा के थ्रू इजीली गैसियस एक्सचेंज हो जाता है और एयर से CO2 और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स में हिट्रोफिली इज नॉट सो कॉमन, यहाँ पर हिट्रोफिली जनरली एब्सेंट होती है। फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में भी कुछ एक प्लांट में ये देखने को मिल सकती है, लेकिन एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स में हिट्रोफिली इज वेरी कॉमन, ये इसका एक मेजर करैक्टर है। हिट्रोफिली जैसे कि हम रेननकुलस और सेजिटेरिया, लिम्नोफिला इनमें देख सकते हैं कि प्लांट्स, एक ही प्लांट के अंदर दो तरह की पत्तियां जल में डूबे हुए भाग में अलग तरह की होती हैं और जो एमर्जेंट पार्ट होता है उस प्लांट का, उसमें दूसरे टाइप की पत्तियां पाई जाती हैं। तो हिट्रोफिली कॉमन फीचर है एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स का। देन लीव्स आर ग्रेटली रिड्यूस्ड इन साइज, जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स हैं उनमें बहुत छोटी पत्तियां पाई जाती हैं ये, और जब ये लंबी होती हैं तब ये लीनियर या फिर कटी फटी हो सकती हैं। दे मे बी रिबन शेप्ड, थिन एंड समटाइम्स वेरी फाइनली डाइसेक्टेड, तो या तो बहुत छोटी होती है रिड्यूस्ड इन साइज, या फिर वो लीनियर और रिबन शेप्ड हो सकती हैं जैसे कि वेलिस्नेरिया में, और कई बार ये बहुत छोटी छोटी कटी फटी पत्तियों में बटी हुई होती हैं, डाइसेक्टेड लीव जैसे हमने सिरेटोफिलम में देखी थी। जो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स हैं इनके जो भाग जल में डूबे रहते हैं उनमें पत्तियां थिन, रिबन शेप्ड, एंटायर या डाइसेक्टेड होती हैं, लेकिन जो भाग सरफेस पर फ्लोट करते हैं वो उनमें पत्तियां काफी चौड़ी और एंटायर पाई जाती हैं।
जो एमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स हैं या एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स हैं, इनमें तो काफ़ी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, एंटायर होती हैं, टफ होती हैं, लेमिनेट होती हैं, और ये मच अबव द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की जो सरफेस है उससे काफ़ी ऊपर पाई जाती हैं। तो ये तो थे मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस के बारे में, और अब हम एनाटॉमिकल पढ़ते हैं। क्यूटिकल, सुबेरिन एंड एपिडर्मल हेयर्स आर नॉट एट ऑल डेवलप्ड। जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स हैं उनके अंदर क्यूटिकल एब्सेंट होती है, सुबेरिन, एपिडर्मल हेयर्स ये भी अधिक विकसित नहीं होते। यहाँ एपिडर्मिस acts as absorptive surface rather than a protecting layer. एपिडर्मिस प्रोटेक्टिंग लेयर के स्थान पर एब्जॉर्प्टिव सरफेस या एब्जॉर्प्शन का काम करती है। ए थिन लेयर ऑफ म्यूसिलेज मे बी प्रेजेंट ऑन द सरफेस। इनकी सरफेस पर क्यूटिकल तो एब्सेंट होती है, लेकिन एक म्यूसिलेज की लेयर पाई जा सकती है। जो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स हैं उनमें सरफेस ऑफ द प्लांट बॉडी इज कोटेड विद थिन फिल्म ऑफ वैक्स। तो इनमें प्लांट बॉडी की जो सरफेस है उस पर वैक्स पाई जाती है। निम्फिया, निलंबो की पत्तियां हम देखते हैं जो रूटेड हैं, लेकिन उनकी पत्तियां जल की सतह पर तैरती हैं, तो हम देखते हैं कि उन पत्तियों पर वैक्स की एक फिल्म पाई जाती है, विच प्रोटेक्ट्स द प्लांट टिश्यू फ्रॉम इंजर्स इफेक्ट ऑफ वाटर एंड इट आल्सो प्रिवेंट्स क्लॉगिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये इनकी सुरक्षा करने का काम करती है। जो एम्फीबियस हाइड्रोफाइट है उनमें क्यूटिकल डेवलप्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो एरियल पार्ट या वायवीय भाग हैं उनके अंदर क्यूटिकल पाई जाती है। देन स्टोमेटा आर एब्सेंट और रेयरली प्रेजेंट इन मच रिड्यूस स्टेट। जो सबमर्ज्ड हैं उनमें जनरली स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। जल में डूबे हुए हैं तो इसलिए इनमें स्टोमेटा नहीं पाए जाते, और होते हैं अगर प्रेजेंट हैं तो वो काफी रिड्यूस्ड वेस्टिजियल स्टोमेटा पाए जाते हैं। जो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स हैं उनमें केवल अपर सरफेस पर ही स्टोमेटा पाए जाते हैं। जो भाग वायु की तरफ रहता है, वायवीय है, तो अपर सरफेस है उसी में ही स्टोमेटा सीमित रहते हैं। और जो एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स हैं, स्टोमेटा आर कन्फाइंड टू बोथ अपर एंड लोअर सरफेसेस ऑफ द एरियल लीव्स। जो वायवीय पत्तियां हैं उनके दोनों ही सरफेसेस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। देन मेसोफिल टिश्यू is in the form of erenchyma enclosing large air chambers। जो submerged हाइड्रोफाइट्स में बड़े बड़े एरेनकाइमा पाए जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे पैलिसेंड एंड स्पंजी पेरेनकाइमा आर नॉट वेरी वेल डिफरेंशिएटेड। इनमें जो मेसोफिल, यहाँ पत्तियों की बात कर रहे हैं, तो उनकी जो मेसोफिल है वो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स में पैलिसेड और स्पंजी पेरेनकाइमा में अधिक डिफरेंशिएटेड नहीं होती, और इनमें लार्ज एयर स्पेसेस पाए जाते हैं या एरेनकाइमा पाए जाते हैं। जो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स हैं इनमें पैलिसेड सेल्स आर लेस डेवलप्ड एंड स्पंजी टिश्यू इज एरेनकाइमा। तो पैलिसेड सेल्स इनमें भी कम डेवलप्ड होती हैं, लेकिन जो स्पंजी पेरेनकाइमा है वो बड़े बड़े स्पेसेस वाला होता है। एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स में मेसोफिल शोज क्लियर डिफरेंशिएशन इनटू स्पंजी एंड पैलिसेड टिश्यूज। तो ये तो काफी विकसित तरह की जो एनाटॉमी है वो लीव्स की इन एमर्जेंट हाइड्रोफाइट या एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स में पाई जाती है। क्लियर कट ये स्पंजी और पैलिसेड पेरेनकाइमा में डिफरेंशिएट होता है। स्पंजी पेरेनकाइमा इज वेरी वेल डेवलप्ड विद लार्ज एयर पैसेज एंड डायफ्राम्स। जो स्पंजी पेरेनकाइमा है बहुत अधिक विकसित इन एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है। स्टेम की एनाटॉमी देखें तो स्टेम ये तो मॉर्फोलॉजी है कि वेरी स्लेंडर एंड मच रिड्यूस्ड। यहाँ पर पतले और काफी जो अर्ध विकसित जो स्टेम है उस तरह के पाए जाते हैं। दे क्रीप ऑन द सबस्ट्रेटम आइदर इन द फॉर्म ऑफ राइजोम और रनर्स। तो ये जो स्टेम है ये राइजोम या फिर रनर्स के रूप में यहाँ पाए जाते हैं। जो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स हैं इनमें स्टेम वेल डेवलप्ड होता है, और जो एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स हैं इनमें तो एक्सटेंसिवली डेवलप्ड बट इन सम इट मे बी रिड्यूस टू राइजोम। तो इनमें कुछ में तो बहुत अधिक विकसित होता है, लेकिन कुछ में इनमें भी राइजोम का फॉर्मेशन करता है। स्टेम की एनाटॉमी यदि देखी जाए तो द स्टेम शोज पुअरली डेवलप्ड वेस्कुलर बंडल। तो तने के अंदर जो वेस्कुलर बंडल हैं, वेस्कुलर टिश्यूज हैं, बहुत कम विकसित होते हैं। इनमें क्योंकि सबमर्ज्ड हैं तो एरेनकाइमा इज वेरी वेल डेवलप्ड। तो एरेनकाइमा वायु स्पेस जो एयर स्पेसेस होते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं, एंड एयर चैम्बर्स आर सेपरेटेड बाय क्रो, सेप्टा और डायफ्राम्स। और ये जो एयर चैम्बर्स हैं उनके अंदर डायफ्राम्स पाए जाते हैं या सेप्टा के द्वारा एक दूसरे से ये पृथक रहते हैं। तो स्टेम की एनाटॉमी देखी जाए तो इसमें वेस्कुलर टिश्यू तो बहुत
कम डेवलप हैं, लेकिन एरेनकाइमा है वो बहुत अधिक डेवलप्ड होते हैं। जो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स हैं इनमें फाइब्रोवेस्कुलर सिस्टम इज वेरी मच रिड्यूस्ड, एरेनकाइमा डेवलप्स इन अबंडेंस एंड एयर चैम्बर्स आर क्वाइट लार्ज। तो इनमें भी वेस्कुलर सिस्टम तो सभी हाइड्रोफाइट्स में कम विकसित होता है, तो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में भी ये रिड्यूस्ड होता है, लेकिन एरेनकाइमा है वो यहाँ भी डेवलप्ड पाए जाते हैं। जो एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स हैं इनमें स्टेम शोज क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड वेस्कुलर जोन्स। तो इनकी एनाटॉमी जब हम देखते हैं एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स की, तो इनमें हमें एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और वेस्कुलर टिश्यूज ये सब क्लियर कट दिखाई देते हैं। कई बार कॉर्टेक्स आगे फिर से डिफरेंशिएट हो जाती है। इनमें जो आउटर कॉर्टेक्स है वो तो एरेनकाइमेटस होती है, बड़े बड़े एयर स्पेसेस के साथ ये एरेनकाइमा वाली होती है। जो इनर कॉर्टेक्स है और पिथ है ये थिक वॉल सेल से बनी होती है। तो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, वेस्कुलर जोन्स हमें क्लियर कट दिखाई देते हैं। इनमें कॉर्टेक्स आगे फिर से डिफरेंशिएट हो सकती है, आउटर कॉर्टेक्स जो कि एरेनकाइमा या लार्ज एयर स्पेसेस से बनी होती है, और इनर कॉर्टेक्स जो कि थिक वॉल सेल से बनी होती है। तो इस तरह से वेल डेवलप्ड जो एनाटॉमी है वो एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स के स्टेम शो करते हैं। रूट्स इन सबमर्ज्ड प्लांट्स आर ग्रेटली रिड्यूस्ड। तो रूट्स हमें कैसी दिखाई देती हैं, जल निमग्न जो होते हैं वहां तो बहुत ही रिड्यूस्ड होती है, अनब्रांच्ड होती है। तो पूर्णतः ये जल में डूबे हुए पाए जाते हैं, तो रूट्स का अत्यधिक काम यहाँ नहीं है। तो या तो ये बहुत ही कम शाखित और रिड्यूस्ड टाइप की पाई जाती है, और इसमें रूट हेयर्स भी नहीं होते। दे एक्ट सिंपली एज एन एंकरेज ऑर्गन। तो ये एक एंकरेज ऑर्गन की तरह ही काम करती हैं, न कि एब्जॉर्प्शन का काम कम करती हैं। उसके स्थान पर ये एंकरेज ऑर्गन का काम इनका महत्वपूर्ण होता है। इन सम रूट इज एब्सेंट। तो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स हैं उनमें जैसे कि वोल्फिया, उसमें तो रूट पाई ही नहीं जाती। इट मे बी फुल्ली डेवलप्ड, कुछ में ये पूर्णतः विकसित हो सकती है। रूट हेयर्स इन फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स प्रेजेंट ऑन मेन रूट्स। रूट हेयर्स जो मेन रूट है उस पर पाए जा सकते हैं। सम रूट्स में बी मॉडिफाइड इनटू फ्लोट्स। तो हमने देखा था जसिया के अंदर, कल हमने पढ़ा था जुसिया के अंदर दो तरह की लीव्स पाई जाती हैं, एक तो नॉर्मल रूट्स और दूसरी फ्लोटिंग रूट्स। तो कुछ रूट्स जो होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं फ्लोटिंग रूट्स में। तो जुसिया में इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि नॉर्मल रूट्स के साथ ही फ्लोटिंग रूट्स भी प्रेजेंट होती हैं। जो एम्फीबियस प्लांट्स हैं उनमें रूट्स वेल डेवलप्ड होती हैं, पूर्णतया विकसित जड़ें पाई जाती हैं। द रूट सिस्टम शोज पुअर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। सबमर्ज्ड पार्ट्स हैं तो इनमें रूट सिस्टम है, उसका इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही कम विकसित होता है। रूट्स शो पुअर डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरनल टिश्यूज। जो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स हैं उनके अंदर भी इंटरनल टिश्यूज में पुअर डिफरेंशिएशन पाया जाता है। यहाँ भी इट फंक्शंस एज एब्जॉर्बिंग एज वेल एज एंकरेज ऑर्गन। ये एंकरेज ऑर्गन के साथ साथ एब्जॉर्बिंग ऑर्गन की भांति भी यहाँ कार्य करती हैं। तो इसमें तो सिर्फ एंकरेज ऑर्गन की तरह काम करती हैं, ये दोनों ही काम करती हैं। एंकरेज ऑर्गन तो है ही, साथ में ये वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन का काम भी ये रूट्स करती हैं। ये एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स शो प्रॉपर डिफरेंशिएशन ऑफ ऑल इंटरनल टिश्यूज। तो इनमें सारी जो इंटरनल एनाटॉमी है वो वेल डेवलप्ड किसमें पाई जाती है, एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स। रूट हेयर्स डेवलप ऑन द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से रूट्स के अंदर रूट हेयर्स भी डेवलप्ड दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तीनों प्लांट ग्रुप्स सबमर्ज्ड, फ्लोटिंग एंड एमर्जिंग जो हाइड्रोफाइट्स के मेजर ग्रुप्स हैं, इनमें तीनों में कुछ विशिष्ट प्रकार की मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स पाए जाते हैं। कुछ हाइड्रोफाइट्स जो कि एमर्जेंट हाइड्रोफाइट के रूप में, जैसे कि टाइफा, तो इसमें हम देखते हैं कि जीरोफिटिक कैरेक्टर्स भी प्लांट के अंदर दिखाई देते हैं। तो ये ऐसे पादप हैं या हाइड्रोफाइट्स हैं जो मार्शी हैबिटेट में पाए जाते हैं। तो ये हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर तो शो करते ही, साथ में इनमें वेल डेवलप्ड मैकेनिकल टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यूज भी पाए जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने हाइड्रोफाइट्स में एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस के बारे में पढ़ा। तो हम देखते हैं कि इनमें कुछ ऐसे फीचर्स विकसित हो जाते हैं जो इन्हें जल में सर्वाइव करने के लिए आसानी से मदद प्रदान करते हैं। तो इसलिए हाइड्रोफाइट्स में मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल,
एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस पाए जाते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।